This channel does not promote hate, violence, and discrimination against any individual or group. The purpose of the video is awareness, analysis, and educational. सोचिए, एक आदमी जेल में है, कैमरे चालू हैं, गार्ड बाहर हैं, दरवाजा बंद है और उसी आदमी के पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की निजी जिंदगी के सबसे गंदे, सबसे खतरनाक रहस्य हैं। ठहरिए, अब सोचिए, उसी आदमी की मौत को दुनिया से कहा जाता है साधारण आत्महत्या। यहीं से जेफरी एपस्टीन की कहानी असामान्य हो जाती है, क्योंकि यह कहानी अपराध से नहीं, ताकत से शुरू होती है। जेफरी एपस्टीन कोई राजकुमार नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, कोई चुनाव जीता हुआ नेता नहीं, फिर भी वह उन कमरों में बैठता था जहां दुनिया के फैसले होते हैं। यह पहला झटका है। एक ऐसा आदमी जिसके पास ना तो कोई प्रसिद्ध डिग्री, ना कोई जाना पहचाना व्यापार, ना कोई सार्वजनिक पहचान, फिर भी निजी जेट, निजी द्वीप और निजी पहुंच। यह सामान्य नहीं है। यह बिल्कुल भी सामान्य हम नहीं कह सकते। हर ताकत के पीछे पैसा होता है और हर पैसे के पीछे स्रोत होते हैं। तो एपस्टीन के मामले में यही पहला अंधा कोना है। वह खुद को कहता है कि अल्ट्रा रिच का फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन उसका एक भी बड़ा क्लाइंट कभी खुले तौर पर सामने नहीं आया। कोई एनुअल रिपोर्ट नहीं, कोई पब्लिक पोर्टफोलियो नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉडल नहीं। फिर भी मैनहट्टन की हवेली, पेरिस में अपार्टमेंट, फ्लोरिडा में स्टेट और कैरेबियन में पूरा का पूरा एक द्वीप। यहां सवाल उठता है, क्या सलाह बेचकर इतनी गोपनीय ताकत खरीदी जा सकती है, या फिर सलाह कुछ और थी। 1970 के दशक में एपस्टीन एक साधारण शिक्षक था, बिना पूरी डिग्री के। फिर अचानक वॉल स्ट्रीट, फिर अचानक अरबपतियों की दुनिया। कोई संघर्ष की कहानी नहीं, कोई स्टार्टअप ग्रिड नहीं, कोई पब्लिक इंटरव्यू नहीं, बस एक छलांग। इतनी बड़ी छलांग बिना सहारे के नहीं होती। अब एक और परत खोलिए। एपस्टीन जिन लोगों के साथ दिखता है, उनसे आम आदमी जिंदगी भर मिलने की कोशिश करता है। राजनीति के शीर्ष चेहरे, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े लोग, शाही परिवारों की परिधि और ऐसे दानदाता जो सरकारों की दिशा बदल सकते। यह सवाल यह नहीं है कि वे लोग दोषी हैं या नहीं। सवाल यह है कि ये सब एक ही आदमी के आसपास क्यों थे। इतने अलग अलग देश, इतने अलग अलग सिस्टम और फिर भी एक ही केंद्र। एपस्टीन अक्सर मेहमान नहीं होता था, वह मेजबान होता था। डिनर, रिट्रीट, निजी द्वीप की यात्राएं, क्लोज्ड डोर कन्वर्जेशंस। जो मेजबान होता है, यह सिर्फ जगह नहीं देता, वह माहौल को नियंत्रित करता है। कौन मिलेगा, कब मिलेगा, किससे अकेले में बात होगी, सब उसके हाथ में। यही वह जगह है जहां सामाजिक रिश्ता रणनीतिक हथियार बन जाता। 1990 के दशक के अंत में कुछ गवाहियों में एक डरावनी बात सामने आती है। एपस्टीन की संपत्तियों में कैमरे लगे थे, निजी जगहों में, कमरों में, ऐसे कोनों में जहां कोई रिकॉर्ड नहीं चाहता। अब सोचिए, अगर उस कमरे में कोई ताकतवर व्यक्ति है और वह जानता है कि वह रिकॉर्ड हो रहा है, तो वह रिकॉर्ड किसके पास जाएगा और वह व्यक्ति फिर कभी स्वतंत्र रहेगा क्या?
अब बात करते हैं हम 2006। आरोप लगते हैं कि पीड़ित सामने आते हैं, गवाहियां होती हैं। यह वह मोड़ था जहां कहानी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन यहीं से कहानी असली रूप लेती है। एप्स्टीन को ऐसा कानूनी समझौता मिलता है जो अमेरिका के न्यायिक इतिहास में असाधारण माना जाता है, लगभग अछूत जैसा संरक्षण। यहां सवाल उठता है कि एक व्यक्ति इतनी रियायत किसके दम पर पाता है। अब आम आदमी पर आरोप लगता है, जब आम आदमी पर आरोप लगता है तो सिस्टम तेज हो जाता है, लेकिन यहां सिस्टम धीमा था, चुप था और कई बार नजरें फेर लेता था। यह लापरवाही नहीं लगती, यह पैटर्न लगता है, और पैटर्न कभी अकेले नहीं बनते। यही एक खतरनाक विचार जन्म लेता है। क्या एप्स्टीन सिर्फ अपराधी था या फिर वह उपयोगी था? इतना उपयोगी कि सिस्टम ने उसे जिंदा रहने दिया, और जब जरूरत खत्म हुई तो कहानी बदल। तो यह सवाल इस पूरी श्रृंखला की रीढ़ है, यही रीढ़ है, यही सवाल है। तो अब तक हमने देखा कि एक असामान्य उछाल, पैसे का रहस्य, ताकतवर कमरों तक पहुंच और सिस्टम की असहज चुप्पी। तो अगले हिस्से में हम उस जगह जाएंगे जहां यह सब कागज से निकलकर हकीकत बन जाता है। एक द्वीप, एक नियंत्रित दुनिया और वे आवाजें जिन्हें बहुत देर तक दबा कर रखा गया, क्योंकि जब अपराध इतना सुनियोजित हो तो वह अकेला नहीं होता, कोई ना कोई इस अपराध में शामिल जरूर होता है। अब कैसे, क्या हुआ? तो अब सोचिए, आप जमीन पर नहीं हैं, आप किसी शहर में नहीं हैं, आप किसी देश में भी नहीं हैं, आप पानी के बीच में हैं। चारों ओर समुद्र है और सामने एक द्वीप है। ना पुलिस, ना पड़ोसी और ना सवाल। यही है लिटिल सेंट जेम्स, और यही से कहानी और असहज हो जाती है। लिटिल सेंट जेम्स एक द्वीप है, यही से कहानी असहज हो जाती है। द्वीप सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता, द्वीप का मतलब होता है नियंत्रण। कौन आएगा, कब बढ़ेगा, कब आएगा, किस रास्ते से जाएगा और किसे बाहर की दुनिया से कितनी जानकारी मिलेगी। एप्स्टीन का द्वीप छुट्टियों के लिए नहीं था, यह एक बंद व्यवस्था थी जहां हर चीज मेजबान के नियम से चलती थी। द्वीप पर एक संरचना थी, नीले रंग का गुंबद। बाहर से देखने पर वह धार्मिक या सजावटी लगता था, लेकिन भीतर क्या था, इस पर आज भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ इमारतों में बिना अनुमति प्रवेश नामुमकिन था, और जहां प्रवेश नामुमकिन हो वहां सवाल पैदा होते हैं। जो लड़कियां वहां पहुंची, उनकी कहानियों में एक बात समान है। उतरते ही फोन ले लिया गया, संपर्क टूट गया और बाहरी दुनिया गायब हो गई। यह कोई गलती नहीं थी, यह प्रक्रिया थी, क्योंकि जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं उसे पहले अकेला किया जाता है, तभी वो चीज नियंत्रण हो पाती है। भर्ती का तरीका डरावना नहीं था, वो बेहद साधारण था। बस एक मसाज, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा पैसा मिलेगा। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि कोई भी अपराध हमेशा डर से शुरू नहीं होता। कई बार वह भरोसे से शुरू होता है, और भरोसा टूटने तक
बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो पीड़ितों की उस उम्र, पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा करता है, कमजोर, अदृश्य और आवाजहीन। यह यादृच्छिक नहीं है, यह चयन है। और चयन तभी होता है जब सामने वाला जानता है कि कौन विरोध नहीं करेगा। एप्स्टीन का निजी जेट। उड़ान का मतलब यहां सफर नहीं था, उड़ान का मतलब था अलग दुनिया में प्रवेश। कई पीड़ितों ने कहा कि उन्हें नहीं बताया गया कि वे कहां जा रही हैं या क्यों। अब आप हवा में होते हैं तो आप किसी के भी नहीं होते। यही सबसे असुरक्षित स्थिति है, यही सबसे असुरक्षित स्थिति है। जो द्वीप था वो द्वीप पर लोग आते थे, लड़कियां जानती थीं कि वे ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर, लेकिन नाम नहीं बताए जाते थे। नाम इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि नाम बाद में गवाही बन जाते हैं, और यहां नाम नहीं, खामोशी चाहिए थी, खामोशी चाहिए थी। कई गवाहियों में एक बात बार बार आती है, कमरों में कैमरे, नजर ना आने वाले, बिना लाल बत्ती के, बिना आवाज के। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जानता है कि वह रिकॉर्ड हो रहा है तो वह क्या करेगा? और अगर वह व्यक्ति पहले से ही ताकतवर है तो वह रिकॉर्ड कितनी कीमत रखता होगा, उसकी कीमत कितनी होती होगी? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वे जानती थीं कि सामने कौन है, और जब सामने सिस्टम से ऊपर के लोग हों तो सच बोलना खुद को मिटाने जैसा लगता है। डर सिर्फ शारीरिक नहीं होता, डर सामाजिक होता है, कानूनी होता है, आर्थिक होता है, और यह डर सालों तक चलता है, सालों। यह मानना भूल होगी कि सब कुछ सिर्फ एक द्वीप पर होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस, अन्य निजी संपत्तियां, द्वीप तो सिर्फ प्रतीक था, असल व्यवस्था कई जगह फैली हुई थी। इसका मतलब है कि यह नेटवर्क चलायमान पूरे विश्व में फैला हुआ था। अब सबसे असहज सवाल, अगर पीड़ित थे, अगर उड़ान लोग थे, अगर गवाहियां थी, तो सिस्टम ने कब जाना इसको? और अगर सिस्टम ने पहले ही जान लिया था तो वह रुका क्यों? तो यह सवाल सीधे अगले हिस्से में हमें ले जाता है, क्योंकि अब हम उन नामों के करीब पहुंच रहे हैं जो सिर्फ अपराध नहीं, सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वहां खामोशी और भी भारी हो जाती है, और भी भारी हो जाती है। तो अब रुकिए, यहां से कहानी नहीं रहती, यह फाइल बन जाती है। टेबल पर कागज रखे जाते हैं, उड़ान लॉग, अदालती दस्तावेज, शपथ पत्र और मीडिया रिपोर्ट्स। यहां नाम लिए जाएंगे, लेकिन हर नाम एक नियम के साथ, कागज पहले, आवाज बाद में। एप्स्टीन के निजी जेट के उड़ान लॉग से सार्वजनिक हुए, तारीखें, रूट्स और यात्रियों के नाम।
इन लॉन्ग्स का महत्व इसलिए है क्योंकि यह किसी याददाश्त पर नहीं, स्याही पर टिके हैं। कागज भावना नहीं देखता, कागज सिर्फ दर्ज करता है। और यहां कई नाम बार बार दर्ज है, बार बार दर्ज है। यह स्पष्ट कर देना जरूरी है, उड़ान में होना कानूनी दोष नहीं है, लेकिन इतनी बार, इतनी नजदीकी, इतनी गोपनीयता, यह सामान्य भी नहीं, यह सामान्य भी नहीं। इन दस्तावेजों में एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम सामाजिक और यात्रा संदर्भों में दर्ज है। यह उल्लेख उड़ानों, तस्वीरों और सामाजिक आयोजनों से जुड़ा है। यह कोई अदालती निर्णय नहीं है, यह एक रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड का सवाल यह होता है कि संपर्क कितना गहरा था, कितनी बार था और किन परिस्थितियों में था, क्योंकि राजनीति में संपर्क भी पूंजी होता है। ब्रिटिश शाही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य का नाम इस कहानी में है। सिर्फ अफवाहों से नहीं, आधिकारिक साक्षात्कारों और कानूनी दस्तावेजों के जरिए आया है। यह वह बिंदु है जहां कहानी अंतरराष्ट्रीय बन जाती है। यहां संस्था सवालों में आती है, यहां व्यक्ति के आगे प्रणाली यानी सिस्टम दिखने लगती। और जब संस्था अपने ही सवालों का साफ जवाब ना दे पाए तो सन्नाटा और भी भारी हो जाता है। एपस्टीन का नेटवर्क सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। कई अरबपतियों के नाम निजी द्वीप यात्राओं, निवेश बैठकों और सामाजिक आयोजनों के संदर्भ में मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। यहां आरोप नहीं, परिचय दर्ज है। और जब पैसा, पहुंच और गोपनीयता एक साथ मिलते हैं तो सवाल अपने आप पैदा होते हैं, क्योंकि सार्वजनिक दुनिया में रहने वाले लोग निजी द्वीप क्यों चुनते हैं? क्यों चुनते हैं? पीड़ितों द्वारा दायर सिविल मुकदमों में कई नाम सामने आते हैं। यह नाम गवाही के संदर्भ में दर्ज है, अभी सिद्ध नहीं, अभी निर्णय नहीं, लेकिन अदालत में जमा होना अपने आप में एक फैक्ट है, एक तथ्य है। अदालत अफवाहें दर्ज नहीं करती, अदालत दस्तावेज दर्ज करती है, और यही इन नामों का वजन है। अब ध्यान दीजिए कुछ नामों पर। मीडिया की तेज रोशनी पड़ी, तो कुछ नामों पर मीडिया की तेज रोशनी पड़ी, कुछ नाम छाया में ही रहे। यह अंतर संयोग नहीं लगता, क्योंकि जब मीडिया चाहे तो वह पहाड़ भी हिला सकता है, और जब ना चाहे तो फाइलें भी धूल खा सकती हैं। यह चयन कहानी का एक हिस्सा ही है। यहां एक भूल अक्सर की जाती है कि लोग नामों पर अटक जाते हैं, लेकिन नामों से ज्यादा पैटर्न मायने रखता है। वही उड़ाने, वही ठिकाने, वही आयोजक और वही चुप्पी। जब पैटर्न दोहराया जाएगा तो संयोग की दलील कमजोर पड़ जाती है। इतने नाम, इतने कागज और इतने संकेत, फिर भी लंबे समय तक कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं। यहां यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा व्यक्ति को नहीं, उपयोगिता को, क्योंकि सिस्टम उसी को बचाता है जो उसके काम आता है। अब यहां से सवाल बदलेगा। अब सवाल यह नहीं है कि कौन दोषी है, कौन विक्टिम है। अब सवाल यह है कि इतने संकेतों के बाद भी सिस्टम क्यों रुका?
और अगर सिस्टम रुका तो किसके लिए रुका? यहीं से कहानी एक और परत खोलती है, एक ऐसी परत जो नामों से भी ज्यादा असहज है। इंटेलिजेंस, जानकारी का सौदा और वह समझौता जो सार्वजनिक नहीं होता है। अगला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। अब यहां से कहानी का तापमान बदलता है। यहां अपराध की जगह रणनीति आती है, यहां गवाहियों की जगह फाइलें आती हैं और यहां नामों की जगह संस्थाएं आती हैं। ठहरिए, क्योंकि जब कोई मामला इतने सालों तक इतने ऊंचे स्तर पर बचा रहता है तो उसके पीछे सिर्फ डर नहीं, उपयोगिता होती है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ जासूसी नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब होता है जानकारी, और जानकारी का मतलब होता है कंट्रोल, यानी नियंत्रण। जो जानता है कौन कहां गया, किससे मिला, किस कमरे में क्या हुआ, ऐ सिर्फ दर्शक नहीं रहता, वह खिड़की बन जाता है, वह खिलाड़ी बन जाता है। यहीं से एपस्टीन का मामला अलग दिखने लगता है। कोई आधिकारिक दस्तावेज यह नहीं कहता कि एपस्टीन किसी एजेंसी का एजेंट था, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो बार बार लौटते हैं। एक व्यक्ति इतनी गोपनीय पहुंच कैसे रखता है? इतने देशों में इतनी आसानी से इतने ताकतवर लोगों तक कैसे पहुंचता है? और जब आरोप सामने आते हैं तो प्रणाली इतनी नरम क्यों पड़ जाती है, सिस्टम इतना नरम क्यों पड़ जाता है? ये सवाल अभियोग नहीं है, एक पैटर्न है। पैटर्न, ब्लैकमेल फिल्मी शब्द लगता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में यह बहुत शांत होता है, बहुत सभ्य और बहुत प्रभावी। अगर आपके पास किसी ताकतवर व्यक्ति का रिकॉर्ड है तो आपको धमकाने की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति खुद समझ जाता है। और अगर ऐसी रिकॉर्ड कई लोगों के हों तो वह संग्रह ताकत बन जाता है। तो यही वह जगह है जहां कैमरे सिर्फ उपकरण नहीं रहते, वे मुद्रा बन जाते हैं। मुद्रा बन जाते हैं। एक और असहज तथ्य, इतने बड़े नेटवर्क में कानून प्रवर्तन एजेंसियां पूरी तरह अनजान नहीं रहती। वे देखती हैं, नोट करती हैं, फाइलें बनाती जाती हैं, लेकिन कार्रवाई हमेशा तुरंत नहीं होती। कभी कभी देखते रहना खुद एक रणनीति होता है, और यह रणनीति तभी अपनाई जाती है जब सामने वाला पूरी तरह बेकार नहीं बल्कि उपयोगी हो। अब मीडिया की ओर चलिए। कुछ समय के लिए एपस्टीन की कहानी हर जगह थी, फिर अचानक गायब हो। कोई लंबी फॉलोअप नहीं, कोई लगातार खोज नहीं और कोई रोज का दबाव नहीं। कुछ पत्रकार आगे बढ़े, कोई और कई पीछे हट गए। यह संयोग भी हो सकता है और यह संकेत भी, क्योंकि मीडिया सिर्फ बताता नहीं, यह चुनता भी है क्या बताना है और कब चुप रहना है और क्या नहीं बताना है। हर न्यूज रूम में कुछ अदृश्य रेखाएं होती हैं, कानूनी जोखिम, विज्ञापन दाता, प्रभावशाली स्रोत और ना पहुंचने वाले नाम। जब कहानी इन रेखाओं के पास जाती है तो भाषा बदल जाती है, शीर्षक नरम हो जाते हैं और कवरेज कम हो जाती है। तो ये सेंसरशिप नहीं कहलाती, इसे संपादकीय विवेक कहा जाता है। लेकिन प्रभाव एक सा होता है, सच आधा हो। समय समय पर कुछ दस्तावेज सार्वजनिक होते हैं, कुछ नाम, कुछ पन्ने, कुछ हिस्से, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रिडैक्टेड रहता है। काले बॉक्स, कटी हुई लाइनें, छुपे हुए अनुच्छेद। यह बताता है कि जानकारी मौजूद है लेकिन साझा नहीं की जा रही, और जो जानकारी छिपाई जाती है वही अक्सर सबसे ज्यादा मायने रखती है।
यहाँ एक और पैटर्न दिखता है, कुछ मामलों में न्याय तेज है, कुछ मामलों में न्याय धीमा है। एपस्टीन के पहले समझौते से लेकर के बाद की प्रक्रियाओं तक कई फैसले असाधारण रूप से नरम दिखते हैं। यह कहना आसान है कि यह कानूनी तकनीक थी, लेकिन यह पूछना भी जरूरी है कि क्या हर आरोपी को इतनी ही तकनीकी राहत मिलती है? तो किसी भी बड़े घोटाले में एक क्षण आता है जब कहानी को समाप्त घोषित कर दिया जाता है, कभी मौत के साथ, कभी समझौते के साथ, कभी ध्यान भटकाने के साथ। उसके बाद सवाल पूछना असुविधाजनक हो जाता है। एपस्टीन के मामले में भी यही क्षण आया और यहीं से कहानी सबसे खामोश हो गई। अब हम उस बिंदु पर हैं जहां अपराध, सत्ता, इंटेलिजेंस और मीडिया एक साथ खड़े दिखते हैं। और अब एक आखिरी सवाल अपने आप उठता है, जब एक व्यक्ति इतनी जानकारी के साथ इतनी सुरक्षा में था तो उसकी जेल की रात इतनी साधारण कैसे हो सकती है? अगला हिस्सा इसी सवाल के भीतर जाएगा, क्योंकि अब हम उस रात की ओर बढ़ रहे हैं जिसे आत्महत्या कहा गया और जिस पर सबसे ज्यादा सन्नाटा है। अब जरा रुकिए, एक कहानी अब द्वीप पर नहीं है, अब यह पुराणों में नहीं है, अब यह नामों की सूची में नहीं है, अब यह एक जेल की कोठरी में है। 9 अगस्त 2019 की रात, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर, और एक आदमी जिसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के रहस्य थे। एपस्टीन हार्ट सिक्योरिटी यूनिट में था, सुसाइड वॉच से कुछ समय पहले हटाया गया। यह अपने आप में पहला असहज बिंदु है, क्योंकि जिन कैदियों को आत्महत्या का जोखिम माना जाता है उन्हें सामान्य निगरानी पर इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जाता। फिर भी यह किया गया। यहां पर उस रात 2 गार्ड, नियमित राउंड, कैमरे, रिकॉर्ड, कागज पर सब कुछ ठीक था। हकीकत में कई चीजें एक साथ गायब थीं। कहा गया कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा कैमरे, ठीक उसी जगह, ठीक उसी समय। यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन संयोगों का पैटर्न वहां बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि यहां जहां सबसे ज्यादा रोशनी चाहिए थी वही सबसे ज्यादा अंधेरा भी था। रिपोर्ट में कहा गया कि गार्ड थके हुए थे, उन्होंने राउंड मिस किया, लॉन्ग्स सही से भरे नहीं गए थे। यह मामला त्रुटि है, यह संभव है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि गलती हो सकती है या नहीं। सवाल यह है कि इतनी सारी गलतियां एक साथ कैसे हो जाती हैं भाई साहब, संयोग कैसे बन जाते हैं सब कुछ, और वह भी उसी आदमी के साथ जिसके मामले में दाव सबसे ऊंचे थे। सुबह आती है, एपस्टीन मृत पाया जाता है, घोषणा होती है सुसाइड यानी आत्महत्या। सबसे तेज, सबसे मतलब बहुत तेज, बहुत साफ और बहुत अंतिम। यहां रुकिए, इतने बड़े मामले में इतनी जल्दी अंतिम निष्कर्ष? कोई लंबा सार्वजनिक परीक्षण नहीं, कोई खुली सुनवाई नहीं, कोई विस्तृत जवाबदेही नहीं, बस एक शब्द और फिर खामोशी। सबने आत्महत्या को मान लिया। मौत के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज बदलती है, गवाही की संभावना। अब वह आदमी बोल नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता, दस्तावेज नहीं समझा सकता, कानूनी प्रक्रिया अपने आप कमजोर हो जाती है, और जिन लोगों के नाम संदर्भों में आते थे उन्हें सबसे बड़ा जोखिम खत्म हो जाता है। यह तथ्य है, ना कि आरोप। मौत के बाद कुछ फाइलें खुली, कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए, लेकिन बहुत कुछ रिडेक्टेड था। काले पन्ने, कटी हुई लाइनें, नामों पर स्याही। तो यह दिखाता है कि जानकारी मौजूद है लेकिन साझा नहीं की जा रही, और यही सबसे असहज सच्चाई थी। यहाँ एक सरल सवाल है, क्या न्याय सिर्फ सजा का नाम है या सच सामने लाने का भी? अगर सजा मिल भी जाए लेकिन सच अधूरे रहे तो न्याय किसके लिए हुआ?
पीड़ितों के लिए या सिस्टम की सुविधा के लिए? अब अंतिम दृष्टिकोण। एक कहना आसान है कि हमें नहीं पता, लेकिन यह कहना भी जरूरी है कि हमें सब बताया भी नहीं गया। एपस्टीन की कहानी यह नहीं बताती कि कौन दोषी था, यह बताती है कि सिस्टम कैसे काम करता है जब दाव बहुत बड़े हों, जब नाम भारी हो, जब संस्थाएं शामिल हों और जब सच असुविधाजनक हो। यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, एक चेतावनी है कि ताकत अक्सर जवाबदेही से तेज दौड़ती है। अब सवाल आपसे है, अगर यह मामला किसी सामान्य व्यक्ति का होता तो क्या कहानी यही खत्म हो जाती, या क्या तब सच तक आने की ज्यादा कोशिश होती? यह सवाल खुला रहना चाहिए, क्योंकि सवाल बंद होते ही लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। एपस्टीन चला गया, लेकिन सवाल यही है, और जब तक इन सवालों को पूरी तरह पूछने दिया नहीं जाता तब तक यह कहानी खत्म नहीं होती। तो यह था एपस्टीन फाइल्स का पूरा दृष्टिकोण।